अब ये लग रहा है कि जनता तो बहुत सालों से अपनी हर रोज की व्यवस्थाओं से ही परेशान है। सपने की बात तो आप छोड़ दीजिए। सरकारों ने यदि हमारा हाथ नहीं पकड़ा, हमारे को प्रोत्साहन नहीं दिया, तो हमारी जो जिंदगी है वो सुधर नहीं सकती। और जनता को ये लगता है कि राजनेता आते हैं, बात करते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं और उस पर कोई काम नहीं। चुनाव। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर दीपक लांबा जी के पास पहुंचे हैं। गांव साक रोड में अपनी यात्रा के दौरान यहाँ अपने साथियों के साथ ये टीम को लेकर पहुंचे हैं। उस जितनी यात्रा इन्होंने की है उसके बारे में फिर एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि साथियों मैं बता दूं कि गांव तो चरखी दादरी में ही इनका पड़ता है, लेकिन अपना कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण जो पहचान है वो कम हो पाई है। लेकिन लगातार अपनी टीम के साथ वो पहचान को बना रहे हैं और लगभग आपको अब पता भी चल गया होगा, काफ़ी इंटरव्यू हमने भी दीपक जी ये चलाए हैं, तो आपने भी इनको देखा होगा हमारे माध्यम से और साथियों के माध्यम से कि लगातार चरखी दादरी के अंदर अपनी जो दादरी को ऊपर उठाने के लिए एक यात्रा इन्होंने एक संकल्प लेकर जो चले हैं वो यात्रा चली हुई है। जो इनका विजन है वो एक बहुत अच्छा है, जो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई भी विधायक यहाँ से बने तो ऐसा कोई विजन लेके चले जिसके कारण कि दादरी का विकास हो सके। क्योंकि चरखी दादरी गुड़गांव के बाद दूसरा ऐसा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो विकास कार्य के नाम पर हमारे चरखी दादरी हलके के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता है। चाहे स्कूल की बात ले लें या रोडों की बात ले लें या बच्चों में और नौकरियों की बात ले लें, कोई ऐसा विकास नहीं है। ऐसी एक मुहिम चलाकर दीपक लांबा जी चले हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई। तो दीपक लांबा जी से पूछते हैं कि यहाँ लगातार जो अपनी यात्रा चल रही है उसमें क्या कुछ अभी तक उनको देखने को मिला है। दीपक जी नमस्कार, एक बार फिर हम आपके पास पहुंचे हैं। यात्रा आपकी जारी है, कहाँ तक कितने गांव आप कवर कर चुके हैं, क्या कुछ रिस्पांस लगातार आपको मिल रहा है? जी, हम लगभग इस यात्रा में 22 जुलाई से लेकर अब तक 38 गांव कवर कर चुके हैं। आज सांक रोड में है। सांक रोड हमारे बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, इसके बाद भिवानी शुरू हो जाता है। और जो आप बात कर रहे हैं कि अनुभव कैसा रहा, शुरुआत में जरूर था, ये लगता था कि पता नहीं अपने हलके की जनता लोग किस तरह से बात करेंगे, किस तरह मेरे से संपर्क करेंगे या मेरी बातों पर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि जनता तो बहुत सालों से अपनी हर रोज़ की व्यवस्थाओं से ही परेशान है। सपने की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि व्यवस्थाएं ठीक करना मेरी पहली प्रायोरिटी, जिसको बहुत थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद एक सपने पे हम काम कर रहे हैं जो आपने भी बताया कि पढ़ाई, कमाई, दवाई। तो मुझे लगता था कि जनता सपने के बारे में जान के उत्सुक होगी, जानना चाहेगी, लेकिन जो जनता की इस पूरे सिस्टम से मैं कहूँगा कि जो हताशा का एक अलग सा उन्होंने चोला पहन लिया है। जनता को ये लगता है कि राजनेता आते हैं, बात करते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं और उस पर कोई काम नहीं होता। चुनावी वादे करते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं वादे, और वो उस बात को रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। कई बार अलग अलग तरह के विचार हैं। तो शुरुआत से लेके आज तक, और इवन आपको पता है कि 25 अगस्त तक हम पूरा हल्का पूरा कवर करेंगे, तब तक मुझे पूरी संभावनाएं हैं, लोगों में ये विश्वास जमेगा कि जो हम कह रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ काम भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे काम को। और व्यवस्थाओं की हालात तो आप भी मेरे साथ ही अभी आए हैं, गांव में एंट्री आपने करी होगी तो आपने देख लिया होगा, टूटी सड़कें हैं, पानी भरा है, लोगों को दिक्कत है। इस समय बारिश में मच्छर इतने हो जाएंगे। हमारे पीछे ग्रामीणों की, हमारे भाइयों की भैंसें बंधी हैं, आप देख लीजिए। भैंसों को बचाने के लिए भी उन्होंने कहीं पंखे का इंतजाम किया है, कहीं पल्लियाँ लगा रखे हैं, कहीं रात को देखिएगा अभी धुआं करेंगे ताकि मच्छर मक्खियों से, इनसे पशु भी बच सके। तो हमारा किसान हर तरह के मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबरा रहा, पशुओं पे मेहनत कर रहा है, खेत पे मेहनत कर रहा है। अब बात आती है सरकारों की। सरकारों ने यदि हमारा हाथ नहीं पकड़ा, हमारे को प्रोत्साहन नहीं दिया, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो सुधर नहीं सकती। और सरकारी नुमाइंदे के रूप में मैं एक नौकरी लेने के लिए सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता घूम रहा हूँ। मुझे लगता आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर व्यवस्थाओं पे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, इन तीनों चीज़ों पे भी काम करूँगा। बात आपने व्यवस्था की है, तो जो राहुल गांधी है, जब से राहुल गांधी ने कमान, वैसे तो काफ़ी समय से वो अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन जो अब भारत जोड़ो यात्रा से कमान संभाली है उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का भी दबाव बढ़ा है और सबको ये लगता है कि जिसको
बीजेपी पार्टी ने या अन्य दलों ने एक पप्पू साबित कर रखा था। आज संसद में जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उन्हीं का भाषण चलता है। जो ग्राफ है वो मोदी से काफ़ी ऊपर अब राहुल गांधी जी का हो चुका है। तो ऐसी सोच उनकी है और ऐसी ही सोच लेकर आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेल खाता जो संजोग बन रहा है, आप उनके साथ जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा से, तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जी का समर्थन आपके साथ? देखिए, मुझे तो ये लगता है राहुल गांधी जी से मेरा जुड़ाव की बात कहना और मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं, वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत होगा। वो परिवार ऐसा है जिसने सालों तक राजनीति में ऊपर का स्थान पाया है। परिवार ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, हमेशा सत्ता और सत्ता के आसपास उनके परिवार और राजनीति में और लोग रहे हैं। मेरा मानना इसमें थोड़ा सा उलट है जो आप कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जैसा है बचपन से वैसा ही रहेगा। दीपक लांबा यदि में जो खोट हैं, जो गुण हैं, वो बचपन के और अब के गुणों में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क पड़ जाता है कि वो किन लोगों से मिल रहा है। राहुल गांधी जी के व्यवहार में, उनकी वैल्यू में, उनके फेस में, और मैं कहूँगा कि उनके कद में जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, उसका कारण राहुल गांधी खुद नहीं है, उसका कारण देश की जनता है। वो जनता के बीच गए, सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि मैं किसी तरह यात्रा करते हुए जनता के मुद्दों के पास जाऊंगा, जनता से बात करूंगा, जनता के बीच रहूंगा। तो जनता हमारे भारत की ऐसी है कि जो जो व्यक्ति इनके पास हाथ जोड़ के गया, जिनके साथ, जिसने भी इनके साथ थोड़ा समय बिताया, उसको जनता प्यार भी देती है, अपनी ताकत भी देती है। तो आज राहुल गांधी या आने वाले समय में दीपक लांबा जो भाषण विधानसभा में देगा और वो जो लोकसभा में देते हैं, वो उनका अपना भाषण नहीं है, वो जनता का उनको दिया गया समर्थन है। जो उनका कद बढ़ रहा है वो जनता के समर्थन की वजह से है, ना कि उनके भाषण देने की वजह से। तो जनता उनको प्यार करने लगी है। जनता को लगता है कि ये आदमी कम से कम हमारे लिए न्याय की बात कर रहा है, और उसी लिए मतलब आप उसको, वो तो खैर बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दादरी क्षेत्र में जो मैं घूम रहा हूँ, मेरे को प्रेरणा उन यात्राओं से ही मिली है। और वो यात्रा क्या, हमारे तो दांडी यात्रा से शुरुआत हुई थी यात्राओं की, गांधी जी के समय से हुई थी। जब जब जिस आदमी ने यात्रा की है, लोगों के बीच गया है, लोगों ने, मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारे देश की जो जनता है ना, वो पारस पत्थर की तरह है। इसके साथ जो जितनी देर रगड़ खाएगा वो उतना सोना बनता जाएगा। अगर बात करें आज का जो लेटेस्ट मुद्दा है, जो पूरे देश को, क्या पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, विनेश फोगाट का, जो हमारे देश को एक गोल्ड मेडल मिलना था, वो कहीं ना कहीं इसको हम राजनीति कहें या जो टीम वहाँ पर गई हुई थी उनके साथ, उनकी लापरवाही कहें, हमारे देश का एक गोल्ड मेडल छूट गया। हमारी विनेश फोगाट जो बहन है उसके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। तो उसके बारे में दीपक लांबा जी के क्या विचार हैं, क्या हुआ ये? देखिए, आपको हमारे को टीवी पे सिर्फ हमारी बहन फोगाट दिखाई देती है, तो उसके बारे में आप ये कहते हैं कि उनका गोल्ड मेडल रह गया। आपने ये बात बहुत अच्छी की, वो देश का गोल्ड मेडल था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ फोगाट पे केंद्रित बात नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा इस बात का भी देश की बेटी, हाँ, देश की बेटी, और ये बात ये भी सबूत देता है कि जो हमारा खेलों का सिस्टम है, खिलाड़ी पे हम दोष प्रत्यारोप तो जरूर लगा देते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के अलावा खेल डिपार्टमेंट की टीमें, मंत्रालय की टीमें, अफसर, उनके अलग अलग आयोग हो गए, चेयरमैन, बोर्ड मेंबर, ये मैनेजर्स, ये कहाँ हैं? क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया, विनेश ने अपना काम बखूबी कर दिया, इस देश का नाम ऊंचा किया, विश्व के सबसे बेहतरीन पहलवान को उन्होंने हरा दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन जो बाकी सिस्टम था उसने अपना काम नहीं किया। खिलाड़ी की रूटीन को मेंटेन रखना, उसकी टेक्निकल सपोर्ट देना, उसको समय समय पे चेकिंग करना। क्या हमारे देश के साथ गई टीमों में कोई वेट मेजर करने वाला नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई उनका न्यूट्रिशन नहीं था, कोई नहीं था जिसने ध्यान दिया वो खिलाड़ियों का? तो ये जो सवालिया निशान है, ये फोगाट जी के नाम पे तो हम बात कर देते हैं कि उनका गोल्ड मेडल रह गया, लेकिन मुझे लगता है इसका सारा दायित्व जो साथ में गई टेक्निकल टीम्स हैं, देश का जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्री है, उनका भी दायित्व है कि खिलाड़ी के साथ ये अन्याय यदि हो रहा है तो उनकी टीम ने अच्छा काम नहीं किया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो क्या कहीं ना कहीं खेल मंत्री इसके लिए मैं तो मानता हूँ जिम्मेवार है। क्या मानते हैं इससे पहले जब उन्होंने, पहलवान और भी काफ़ी थे जो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है कोचों के द्वारा या जो मंत्री थे उसके द्वारा, बृजभूषण जी, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण उनको ये सजा भुगतनी पड़ रही है, क्या मानते हैं?
देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है। देखिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना, उसके बारे में बोलना न्याय संगत भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि जरूर सरकार को इसके लिए कोई कमेटी बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अभी वहाँ से जब खिलाड़ी, सारे कोच, सारी मैनेजमेंट टीम सब आ जाएंगे तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरा, मेरे को ये लगता है कि जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी वो उन्होंने संविधान बचाने की, इस लोकतंत्र वाले देश में जो हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ हमें अधिकार देता है, वो कर्तव्य भी देता है कि आपको अपनी देश में अपनी आवाज़ अन्याय के खिलाफ बात करने का आपको कर्तव्य निभाना है। तो मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने वो आवाज़ बखूबी निभाई, उसमें भी वो हीरो थी, पदक लाने में भी हीरो है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे देश का गौरव भी बढ़ाएंगी। और आने वाला समय, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बड़ा नाम होता है किसी खेल जगत में, वो खेल जगत में सिर्फ खिलाड़ी के रूप में नहीं जानी जाएंगी। मुझे लगता है आने वाले समय में उनके नाम से हमारे प्रदेश में और हमारे दादरी में, तो मैं कहूँगा कि जो कुश्ती है उसकी, महिला कुश्ती की नर्सरियां तैयार होंगी। लोग उनको एक प्रेरणा स्रोत मान के अपना यहाँ काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जो गाँववासी हैं, ग्रामीण हैं, वो अपनी बेटियों को जरूर इस खेल में डालने के लिए भी प्रेरित होंगे। कल ही खापो की पंचायत थी गांव चरखी के अंदर सांगू धाम में, वहां पर एक राजनीति में है वो भी, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ें तो हम पूरा साथ देंगे और उनको विधायक बनाएं ताकि वो खेल मंत्री बन सके। आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं से उनको चुनाव लड़वाया जाए और खेल मंत्रालय उनको मिले? देखिए, विनेश जी ने क्या करना है वो मुझे लगता है कि वो उन्हीं का डिसीजन हो, उन्हीं का एक स्फीयर होता है। मैं एज ए व्यक्ति, एज ए पर्सन अपने फ्यूचर में क्या क्या काम करूंगा, वो कहीं ना कहीं दायित्व भी मेरे खुद के कंधों पे है और मुझे ही सोचना है। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारी जितने भी नुमाइंदे हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, और इवन यदि आप मेरे से सवाल करेंगे, मैं भी विनेश जी के साथ पूरी तौर पे खड़ा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है, उनको सोचना होगा कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। वो एज ए खिलाड़ी नेक्स्ट ओलंपिक में तैयारी करके जाना चाहते हैं, राजनेता बन के खेल डिपार्टमेंट को सुधारना चाहते हैं, या एक अच्छा कोर्स, एक अच्छी एकेडमी चला के लोगों को, बच्चों को तैयार करना चाहते हैं अगले खेलों के लिए। ये विनेश जी ने सोचना है। हम उनके हर निर्णय में उनके साथ खड़े हैं। वो ये कहेंगे कि नहीं मुझे राजनीति में आके सुधारना है, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से वादा करता हूँ, विनेश जी आएँ और चाहे यहाँ से हमारी तरफ से चुनाव लड़े तो हम सब लोग उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन डिसीजन ये विनेश का हो, ना कि ऐसा हो कि भाई हम बहुत से लोग उनको सलाह देने लगते हैं। तो जिस तरह दाव वो अपनी समझ से उन्होंने लगा के जीता, तो ये जिंदगी के जो अगले दाव हैं ये भी वो खुद लगाएं, हम सिर्फ उनके साथ खड़े हैं। जी दीपक जी, बात करें दोबारा से जो यात्रा आपकी चल रही है, तो आपने एक इंटरव्यू में मैंने देखा है साथी के साथ कि आपने 20,000 नौकरियों की बात की। वो कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि जो नौकरियां देंगे क्या वो सरकारी नौकरियां होंगी, कैसी नौकरियां? एक बार हमारे दर्शकों को इस बारे में आप थोड़ा खुल के बताएं। नहीं, देखिए, सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, ये आप और मैं भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 20,000 रोजगार के अवसर इस क्षेत्र की जनता को मिलेंगे। अब वो रोजगार के अवसर इतने जरूर होंगे, वो डिग्निटी वाले होंगे, आपके परिवार का खर्चा चल सके इतनी आमदनी उसमें जरूर होगी। मैं बार बार कहता हूँ, आप पत्रकार हैं या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जिसने एक्सपीरियंस है पूरी ज़िंदगी का, मैं उनको 3 चीज़ें बताता हूँ। हम NCR के बिल्कुल पास हैं, 90-95 किलोमीटर दूर बैठे हैं हम दिल्ली से। हमारे पास 152 डी है, हमारे पास खनिज का, पहाड़ों का, पत्थरों का बहुत बड़ा खजाना है। चौथा, हमारे शहर के बीच में बहुत सी इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन पड़ी है। और 5वां, हमारे प्रदेश की, हमारे हल्के की जनता जो कि मेहनती भी है, युवा काम करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यदि किसी के पास ये 5 तरह के एसेट्स हैं, 5 तरह के रिसोर्स हैं, तो क्या आप 20,000 रोजगार के जो अवसर हैं, मुझे तो लगता है कि 20,000 कम होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा होने की संभावना यहाँ मुझे लगती है। दीपक जी, क्या मानते हैं, अगर जैसे कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, मौका मिल जाता है आपको, जो रेवेन्यू की बात लगातार और भी नेता करते हैं कि काफ़ी रेवेन्यू बाहर जाता है लेकिन विधायक यहाँ के होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं। अगर दीपक लांबा जी विधायक बन जाते हैं तो उस रेवेन्यू को कैसे मेंटेन कर पाएंगे अपने हल्के के लिए? देखिए, 2 तरह का रेवेन्यू खनन से और पहाड़ों से आता है।
एक हम उसको कहते हैं कि जीएसटी सर्विस टैक्स के रूप में, जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ खान पे काम कर रहा है, जिसका क्रैशर है, रोड़ी लेने का, तोड़ने का, पीसने का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी काम ऑन पेपर हो रहा है, उस पर जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। वो बाद में स्टेट का हिस्सा हमारे राज्य को भेज देते हैं। दूसरा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी की टर्म में जो पैसा आता है वो सीधा राज्य सरकार के खजाने में जमा होता है। तो अपने दादरी से रॉयल्टी के रूप में भी बहुत बड़ा पैसा जाता है जी। तो जब आप रेवेन्यू की बात कहते हैं, मैं अच्छे से इस बात का जानकार हूँ कि स्टेट में कहीं भी यदि कोई रॉयल्टी आती है, उस पे अधिकार सिर्फ उस हल्के का नहीं, पूरे राज्य का होता है जी। लेकिन कहीं से आप 1500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी बना रहे हो तो आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका नैतिक मौलिक, आपकी अंदर से 25% तो वही हो। हाँ, मतलब आपको ये देखना होगा कि हमारे हल्के के लोगों के स्वास्थ्य पे इस खनन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे मुझे तो लगता है कि हमें एक ऐसा सेंटर भी स्थापित करना होगा, एक कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी कि जो आप देखते हैं कि दुर्घटनाओं में काफ़ी लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि ट्रक इतने चलते हैं, कभी कोई मतलब हादसा हो जाता है, उसमें कुछ डेथ भी हो जाती हैं, कई घायल हो जाते हैं। तो उनके लिए भी आपको कोई ऐसा यहाँ पे तंत्र स्थापित करना पड़ेगा कि इस हल्के के यदि लोगों को इस रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम में ही कहीं ना कहीं किसी रोड एक्सीडेंट में यदि कोई हताहत होता है तो उसके लिए क्या है ना, यदि किसी को चोट लग जाती है, क्या यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल। तो ये तो फिर एक कानून बनाने की बात आ गई है। कानून नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको तंत्र को दुरुस्त करना होगा। नागरिकों के लिए ऑलरेडी आप कहीं भी देखें 24/7 के ट्रॉमा सेंटर्स बने हुए हैं। तो क्या हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ही ये होता है कि इमरजेंसी में आपके क्षेत्र वालों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की सुविधाएं मिल जाएं, वहाँ पे इमरजेंसी में लोग बैठे हों। मैं मतलब ये बात कहना नहीं चाहिए और इसको मतलब ज़्यादा रेखांकित नहीं करना चाहिए। मेरे गांव में बहुत से हादसे हुए हैं जिसमें स्कूली बच्चों को भी चोट लगी है। तो क्या स्कूली बच्चों का अधिकार नहीं है कि यदि उनको सरकार के द्वारा रेवेन्यू सकिंग सिस्टम कोई है, जहाँ से पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है, उसमें प्रयोग हुए तंत्र या यंत्र के द्वारा उनको चोट लगी है, तो सबसे पहले कर्तव्य सरकार का बनता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्थापित कर दें सिस्टम कि जिससे कि इन मुसीबत की घड़ी में कोई ना कोई जनता के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है रेवेन्यू जनरेट करना के अलावा उस रेवेन्यू जनरेट करने वाले सिस्टम को, उस इलाके को, वहाँ के लोगों को बचाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल। तो दीजिए इजाज़त, फिर किसी मोड़ पर किसी गांव में दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी और हम भी प्रार्थना करें कि कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, और ताकि जो आपकी बातें हैं फिर हम वो अपने चैनल के माध्यम से बताएं कि ये वही दीपक जी हैं जो वादे करके गए थे, निभा रहे हैं, तो वो बताएंगे। अगर वो अपने वादों से मुकरते हैं तो वो दिखाएंगे कि आज समय जो वादे किए थे उनको कितना निभा पा रहे हैं। नहीं, आप तो मुझे लगता है कि हमारे साथ कई गांव में आपने फिजिकल विजिट की है। सांक रोड में आप आए हैं, आज बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकली गली में घूमने वाले पत्रकारों में से एक हैं। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि आप पैंतावास कला में भी हमसे मिले थे, वहाँ पे भी आपने गली में घूमते हुए बातचीत की थी। तो अच्छा लगा कि पत्रकार लोग भी सजग हैं, वो यहाँ के लोकतंत्र में अपना जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे दीपक लांबा जी। दीपक लांबा जी की एक बात मैं और बता दूं, यहाँ हो सकता है गांव में घूम रहे हैं तो थोड़े लोग शुरू में इनसे अनजान हो, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी इनको दिखा रहे हैं। जो भी कहीं हमें गांव में मिल जाते हैं तो इनसे बात करते हैं। जो इनका विजन है अच्छा है, विजन सबको अच्छा लग भी रहा है। हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि नौकरियां मिलेंगी क्या, जो वादे और नेता कर रहे हैं, तो क्या दीपक जी का भी वादा वैसे? तो ये तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा दीपक जी इन पर कितना खरा उतर पाते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि दीपक जी, योगेंद्र यादव जी, आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे नाम हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके साथी हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं। उनकी जो कार्यशैली है वैसे ही कार्यशैली दीपक लांबा जी की है। उनका भी यही लक्ष्य है कि जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उन तक सारी सुविधाएं पहुंचे। उनके लिए वो सोशल एक्टिविटी के बाद राजनीति में उतरे, अपनी स्वराज इंडिया पार्टी बनाई
उनके ये मेंबर रहे, इनके साथ जुड़े और लगातार इनके जो विचार मिलते हैं वही विचार राहुल गांधी से मिले हैं। उनको लेकर ये अपने देश का भला करने के लिए, अपने हलके का भला करने के लिए लगातार अग्रसर हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी तो दोबारा दीपक जी से हम बात कराएंगे। और ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी किसी बात आपको पसंद आए या कुछ पूछना चाहते हैं या दीपक जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ताकि किसी और मोड़ पर दीपक जी से बात हो तो उस बारे में भी हम विचार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।